कि जिस तरह पनामा आया था ना, जिस पर पूरा पाकिस्तान हिल गया था और फिर फैसला आया, ये उससे 100 गुना ज्यादा दर्दनाक कहानी है। 100 गुना, कम से कम 1000 गुना मेरे हिसाब से। बिकॉज ये तो पूरे सिस्टम का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कि यहाँ की जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो रूलिंग रजीम है, वो जान बूझ के जान बूझ के इस किस्म की पॉलिसी बनाते हैं, वेयर द रिच रिमेन्स रिच एंड द पुअर रिमेन्स पुअर। और वो कहते हैं कि पूरे निजाम को ऐसा जकड़ा हुआ है। 24-25 करोड़ पाकिस्तानी, ये आईएमएफ की रिपोर्ट में है कि प्राइम मिनिस्टर शुड कम एंड आंसर दीज क्वेश्चंस, कि जी ये आपने 3 महीने 4 महीने क्यों रिपोर्ट दबाई थी, ये 5.3 ट्रिलियन रुपीस की डिटेल्स क्या है, कौन बेनिफिशियरीज हैं, किस आपने क्या अकाउंटेबिलिटी की। तो थे उन्होंने नहीं नेगोशिएट किया है, नहीं हैड टू पे द प्राइस। एस्टैब्लिशमेंट की उस वक्त जो थी, दे वेंट टू द एक्सटेंट कि उनको फांसी दे दी। तो अफसोसनाक बात है, हमारी बिटर हिस्ट्री है, और अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन हो। वेलकम जी, सियासत डॉट बीके से मैं हूं कार बका। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, एक रिपोर्ट आई आईएमएफ की, 5,300 अरब की करप्शन। यार, ये पैसा कौन खा गया? 5,300 अरब, और ढकार भी नहीं मारा किसी ने। आईएमएफ में बता रहा है कि आपके पैसे चोरी हो गए। अच्छा, ये एक मैंने इस पर, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस रिपोर्ट पर काम मैंने किया है और पब्लिक भी किया है। एंड आई एक्चुअली स्पेशली केम टू इस्लामाबाद, और मैंने और तैमूर जगड़ा ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सैटरडे को, इस हवाले से, रिपोर्ट की नोयत के हवाले से। और वो थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, बिकॉज मैं इकोनॉमिक स्पोक्स पर्सन हूँ टीटीएपी का। तो और फिर मैंने इनफैक्ट एक ट्वीट भी किया था, आई शुड हैव शेयर्ड विद यू, और मैंने काफी लिखा भी इस पर। और मैंने कोई 8-10 क्वेश्चंस भी रेज किए हैं हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से। एक जो उसमें जो जाहिर दर्दनाक कहानी है, और ये सीरियसली मतलब शर्मनाक और दर्दनाक, खास तौर पर जब वो ये रिपोर्ट में ये लिखा जाता है कि यहाँ की जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो रूलिंग रजीम है, वो जान बूझ के जान बूझ के इस किस्म की पॉलिसी बनाते हैं, वेयर द रिच रिमेन्स रिच एंड द पुअर रिमेन्स पुअर। और वो कहते हैं कि पूरे निजाम को ऐसा जकड़ा हुआ है। 24-25 करोड़ पाकिस्तानी, ये आईएमएफ की रिपोर्ट में है कि 24 करोड़ पाकिस्तानी को जकड़ा हुआ है, ट्रैप्ड इन साइकिल्स ऑफ इन्फ्लेशन, मिसट्रस्ट एंड ये तमाम, एंड पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और वो डायरेक्टली ब्लेम करते हैं रूलर्स को कि ये जितने भी चीजें पाकिस्तान में है, चाहे वो महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं होती है, यहाँ की ग्रोथ नहीं होती है, ये तमाम चीजें हुकूमत वक्त की वजह से। मतलब हमारी एवरेज ग्रोथ अगर आप अंदाजा लगाएं पिछले 3 साल में 1.62% है, और आईएमएफ की रिपोर्ट कह रही है कि अगर सब अच्छे तरीके से काम करें, कोई दो नंबरी ना करें, तो 6.5% तक ग्रोथ जा सकती है। अभी आप सोचे ना, तो उसका फायदा एक पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी को होगा ना। वो पॉवर्टी से निकलेंगे, वो मिडिल क्लास वाले, उनको फायदा होगा, उनका जो अरोजन हुआ है जो परचेजिंग पावर में। सो इट्स अ डेडली रिपोर्ट। मेरा अपना जो जाती थिंकिंग है, आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट, कि जिस तरह पनामा आया था ना, जिस पर पूरा पाकिस्तान हिल गया था और फिर फैसला आया, ये उससे 100 गुना ज्यादा दर्दनाक कहानी है। 100 गुना, कम से कम 1000 गुना मेरे हिसाब से। बिकॉज ये तो पूरे सिस्टम का क्वेश्चन कर रहे हैं ना। और वो ये कह रहे हैं कि ये जान बूझ के ये करते हैं। और ये बाय द वे 3 महीने पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी एक ये इसी किस्म का था, बट वो इतना डिटेल्ड नहीं था। तो सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात तो ये है कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने तो, जो, अगर आप इजाजत दें तो मैं जिस तरह जो मुझे जी प्लीज। याद है, ये रिपोर्ट तकरीबन 4 महीने पहले बन चुकी थी। आईएमएफ रिलीज करने के लिए कह रहा था। ये 4 महीने से रिपोर्ट, तो मेरा क्वेश्चन है ये है कि क्यों आप इसको दबा के बैठे हुए थे, एंड यू हैव टू आंसर दैट थिंग। इसलिए इन्होंने रिलीज इसलिए किया है कि ये कंडीशन थी, इसकी पब्लिकेशन जो थी, कंडीशन थी अगली ट्रांच के लिए, अगली किस्त जो कि दिसंबर में रिलीज होनी है। एंड आईएमएफ ने फाइनली कहा कि हम नहीं रिलीज करेंगे, वो पैसा नहीं देंगे आपको अगली किस्त,
जब तक आप ये इतने बच्चे मासूम नहीं है कि ये पाकिस्तानी पब्लिक के साथ खुद ब खुद शेयर कर देते कि मैं इसका बैकग्राउंड ये भी बता दूं। दूसरी बात ये है कि 5.3 ट्रिलियन की आपने बात की। what I have demanded from the platform of तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान कि वो 5.3 ट्रिलियन वो जो नैब कह रहा है कि रिकवरी की है, जिसका IMF की रिपोर्ट में, वो कौन असहाब हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी हेरा फेरी की थी और करते रहते हैं अप्रेंटली। उससे पिछले साल की रिपोर्ट आती तो उसमें भी यही होता, उस 2 साल पहले की। जो 5.3 ट्रिलियन में या तो इंडिविजुअल्स होंगे, या कंपनीज होंगी, या इंस्टीट्यूशंस होंगी। तो हमने डिमांड किया है कि ये हमें पूरी लिस्ट चाहिए भाई, ट्रांसपेरेंट। भाई मुझे नहीं यार, आपको नहीं राइट पूछने का ये किसने किया और फिर उनकी हुकूमत ने क्या अकाउंटेबिलिटी की है, और फिर उसमें कौन वो हैं जो अशाफिया के लोग हैं जो इस हुकूमत में फैसला साजी में शामिल हैं। बिकॉज रिपोर्ट ये कह रही है कि ये इनकी वजह से, फैसला साजी करने वालों की वजह से इस किस्म की करप्शन होती है, ये मिसमैनेजमेंट होती है। तो हमें लिस्ट बताएं भाई पूरी कि जी किस किसने क्या क्या हेरा फेरी किए और उसकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी सजा। आपने किसी का सुना है कि किसी को सजा हुई है? हमें तो नहीं पता किसी को सजा हुई है। क्या सिर्फ ये कह कि जी उसका किसी का एसेट था वो वापस ले लिया? नो, दिस इज नॉट इनफ फॉर अस। ये दिस इज मैं तो बाय द वे, मैं तो ये मैंने अपने पीटीआई के दोस्तों को भी, असद कैसर वगैरह, ये दूसरे सलमान राजा वगैरह को भी कहा है, और टीटीएपी के महमूद अजहर, मैं ये कह रहा हूं कि ये दिस इज इनफ ग्राउंड फॉर पीपल टू राइज अगेंस्ट द रूलिंग रजीम। और मैं एक और चीज वजाहत कर दूं कि ये कोई हुकूमती मिनिस्टर को मैं सुन रहा था कि वो ये कहता है कि उन्होंने हमारी हुकूमत पर नहीं सिर्फ उंगली उठाई है, उन्होंने सिस्टम की किया। वो भाई पिछले 50 साल से सिस्टम में आप ही बैठे, 3.5 साल उसके निकाल देना, बाकी बैठा कौन है? मैंने तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था भाई 34 साल डायरेक्टली मिलिट्री रूल रहा है 1958 से लेके आज तक, और बाकी पीएमएलएन और पीवीपी, और 3.5 साल पीटीआई की। वो सिस्टम भी तो आप ही ने बनाया है। वो बीच में एक आप ये ना कह कि जी वो तो हम इस हुकूमत को नहीं कर रहे भाई, तो वो 2008 से 2018 की भी आपकी थी, 99 से 2008 तक भी आपकी थी, 1988 से 99 तक भी आपकी थी, 1970 से 71 से 75 तक भी आपकी थी, 77 से 88 तक भी। तो फिर उसमें एक तो आम पाकिस्तानी के लिए तो ये सेटिस्फेक्शन नहीं है ना कि ये सिस्टम के, तो सिस्टम करेक्ट किसने करना था? आपने करना है। और वो कह रहे, और एक तो मासूमियत आईएमएफ की भी है, वो इन्हीं को कह रहे हैं कि आप ठीक करें। यार आपने अभी 27वीं अमेंडमेंट देखी है, जिसमें अगर एक मैं ऐसा पाकिस्तानी, मैं ये आईएमएफ की रिपोर्ट लेके जाता हूँ कोर्ट, और कोर्ट कहां जा सकता हूँ हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ? फेडरल कोर्ट में, ठीक है। उसके चीफ जस्टिस को किसने अपॉइंट किया है? शहबाज शरीफ साहब ने। मैं उन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट लेके कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में इतना 2 नंबरी हुई है, तो जज साहब हमें इंसाफ दें। वो जजेस सारे शहबाज शरीफ ने लगाए थे, तो वो तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए उसने लगाए थे। सो ये जकड़ा हुआ निजाम, मैं आपको बता रहा हूं, जब तक पीपल विल नॉट राइज एंड डिमांड ये द होल सिस्टम, द रॉटन सिस्टम, इसको जब तक गिराने के लिए नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जुबैर साहब, पनामा से बड़ा केस है और 5.3 ट्रिलियन की करप्शन है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। आईएमएफ ने रिपोर्ट भी दे दिया है, लोग भी एलीट क्लास के हैं। पोल क्यों नहीं रहा? मतलब हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट, हमने तो एसआईएफसी देखी थी, हमें तो ये पता चला था कि लोगों के घरों से डॉलर्स निकालेंगे, फिर कुछ तहखानों से डॉलर्स निकले भी। हमने कहा जी अब तो ट्रांसपेरेंट निजाम हो गया, अब तो ये चीजें नहीं चलेंगी, अब तो मुल्क की मायशत ही हमारी पहली तरजीह है। तो मुल्क की मायशत हमारी पहली तरजीह फिर नहीं है अगर इन लोगों नहीं, उसने देखे ना, उसमें एसआईएफसी का भी जिक्र है और उसकी ट्रांसपेरेंसी का भी जिक्र है। तो एसआईएफसी के एक तो मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि जी बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी जी, और हमें जो नंबर बताए गए थे वो 75 बिलियन से लेकर 100 बिलियन को कहता था। 100 बिलियन 75 बिलियन तो आए ही नहीं, उसमें से 1 बिलियन भी नहीं आए, ठीक है। दूसरा उसने जो क्वेश्चन रेज किया शफाफियत पर, ट्रांसपेरेंसी पर, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस या जो आपने ठेके दिए हैं एसआईएफसी के थ्रू, ये तमाम चीज जो फंडामेंटल होते हैं। अब अच्छा, इसमें सिर्फ एसआईएफसी नहीं है, बट एसआईएफसी का जिक्र भी है, लेकिन ओवरऑल भी जिक्र है कि जी आप खुद सोचें कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 1000 बिलियन या 1 ट्रिलियन से ज्यादा के आपका एनुअल डेवलपमेंट प्लान होता है, 1 ट्रिलियन से ज्यादा का, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का, सूबों का अलग होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो एमएनएस और एमपीएस वगैरह को आपको पता है फंड्स दिए जाते हैं, उसका जिक्र है उसमें।
अब ये कितने ट्रिलियन रुपीस हैं, उसकी अगर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, उसके अगर ठेके में फेवरेटिज्म होगा, यही तो है, यही तो मसला है, यही तो वो कह रहे हैं शफाफियत ही नहीं अगर होगी। अगर मैं एज अ नॉर्मल सिटीजन, मेरे पास ये जगह ही नहीं, फोरम ही नहीं पता कि मैं कहां जाऊं, बिकॉज सबको जकड़ के रखा हुआ है आपने, टोटली सब इंस्टीट्यूशंस को आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है। ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपना काम करने दे रहे हैं, ना आप ऑडिटर जनरल, बाय द वे ऑडिटर जनरल के बारे में भी कहा है कि ऑडिटर जनरल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, आप समझते हैं एक ऑडिटर लेवल का एक जो चीफ होता है हुकूमत वक्त में, वो इंडिपेंडेंट, आपके आइन में लिखा हुआ है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जैसे आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो भी रिपोर्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को। अभी पूरा सिस्टम ऐसा बना दिया है कि आप कहीं कुछ कर नहीं सकते। सो एसआईएफसी की शफाफियत पर भी क्वेश्चन रेज करती है। और ये मैं तो समझता हूं कि ये बहुत ही एक ऐसे टाइम पर आया है जब एक मायूसी छा गई थी 27वीं अमेंडमेंट के बाद कि यार आप तो कुछ पता ही, आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जिस तरह अभी एक फर्स्ट वुमेन बैंक है, उसकी प्राइवेटाइजेशन हुई, और वो एक होता ये पहले ये था कि जी प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस पूरा रन होगा, फिर हुकूमत ने दो नंबरी करने के लिए किया ये कि जी कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होंगी जिसको आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं, जी टू जी, कि अगर गवर्नमेंट ऑफ यूएई इंटरेस्टेड होगी किसी प्रोजेक्ट में तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बगैर बिडिंग प्रोसेस रन किए हुए वो उसको दे सकती है। हालांकि वो गलत है, क्योंकि बगैर बिडिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि वो उसकी सही प्राइस नहीं होगी। अगर आपने पहले ही फैसला कर लिया कि मैंने घर इसको बेचना है किसी को भी, तो मेरे पास बेस्ट प्राइस तो नहीं आएगी ना। मेरे पास तो बेस्ट प्राइस उस वक्त आएगी जब मैं सबके लिए ओपन करूंगा, और कोई 1 करोड़ लगा रहा होगा, कोई 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 25 लाख, और फिर जाके मुझे फायदा होगा। चले जी आपने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, उसमें किया ये कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ यूएई का एक सीनियर कोई जो भी लीडर है, उनकी एक प्राइवेट कंपनी है। सो इट इज नॉट इवन जी टू जी, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं कहां जाए। सो ऐसी ऐसी चीजें शुरू हो चुकी हैं और हो रही हैं। 5.3 ट्रिलियन, अच्छा 5.3 ट्रिलियन आपके आपके सुनने वालों के लिए मैं उसका मैग्नीट्यूड बता दूं। पूरे साल में, पिछले साल जो फिस्कल ईयर खत्म हुआ है, पूरे साल का जो टैक्स रेवेन्यू था पूरे पाकिस्तान से वो 12 ट्रिलियन था। तो 40-45% उसमें से सब खबर हो गया 5.3 ट्रिलियन। अब आप उसका मैग्नीट्यूड देखें। जुबैर साहब, ये जो आपने दुबई के बड़े का जिक्र किया, उसकी प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया, इसका स्टेक होल्डर कौन है पाकिस्तान में? मतलब किसको फायदा हुआ? कोई प्रोजेक्ट है उसका फायदा होता है, अवाम को होता है, किसी अदारे को होता है, किसी हुकूमत को होता है, किसको फायदा हुआ? देखे ना, अब आप किसी को फेवर करना, ये फेवरेटिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को कैश ले रहे हो उससे, जी। कि मैं आज आपको फेवर कर रहा हूं, कल आप मुझे फेवर करना, या मुझे वहां आप फिर कोई इस किस्म का फायदा पहुंचा देना। तो बात ये है कि ये सारी चीजें जो है ना, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, जब तक फोरम्स ऐसे अवेलेबल नहीं होंगे जहां चेक एंड बैलेंस का निजाम होगा, कोई भी, चाहे अब तो यूनाइटेड नहीं स्टेट्स होगा सबसे सर, अब तो अदालती निजाम जो है वो गया, उसके ऊपर अदालत बन गई, जिस तरह आपने पहले भी खत्म। फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आनी अदालत के ऊपर प्राइम मिनिस्टर, और ये एक सिलसिला चल गया। अब फिर कैसे होगा? निजाम तो उनकी तो मर्जी का मैंने नहीं एक है। तो सबसे पहली चीज देखें, हम सबको डिमांड करनी चाहिए, जो मैंने डिमांड किया है कि वी वांट द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। उससे पहले मैं बता दूं कि आंसर टू दीज क्वेश्चंस, सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर शुड कम एंड आंसर दीज क्वेश्चंस, कि जी ये आपने 3 महीने 4 महीने क्यों रिपोर्ट दबाई थी, ये 5.3 ट्रिलियन रुपीस की डिटेल्स क्या है, कौन बेनिफिशियरीज हैं, किस आपने क्या अकाउंटेबिलिटी की थी, और तमाम ये क्वेश्चंस बताने के बाद क्या आप ये कहेंगे कि आईएमएफ ये झूठ बोल रहे हैं? भाई आप या तो आप अपनी साइड, अगर आप जवाब नहीं देंगे इसका मतलब आईएमएफ आप पर इल्जाम सही लगा रहे हैं। क्योंकि अगर आप खामोश, अभी 4 दिन हो चुके हैं, थर्सडे को रिपोर्ट आई थी, अभी तक आपने कोई जवाब नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वरना मतलब कल जारी इलेक्शन कराने के बाद तो सबके आ गए ना स्टेटमेंट्स। तो लेकिन इस बारे में जो इतना तहलका केस, एक आईएमएफ की रिपोर्ट 186 पेजेस की रिपोर्ट आई है, तो उसके बारे में आप कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर शुड कम एंड टेल द नेशन वेदर आईएमएफ इज टेलिंग द ट्रुथ, एंड इफ दे आर टेलिंग द ट्रुथ then he has to step down.
और अगर वो ये कहते हैं कि IMF इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, झूठ बोल रहा है, तो फिर बोल दें कि जी IMF ने कहां से ये कंक्लूजन निकाला कि आईएमएफ पे ही हमारे अदम एतमाद कर देना कि आपने जो झूठ मैं ये बोला। मैंने कहा था ना कि प्राइम मिनिस्टर तो जाते हैं सारी दुनिया में, अजरबैजान में अगले दिन खड़े हुए थे, एक केस बता दें मेरी हुकूमत में जब से 4.25 साल में एक करप्शन केस, और भाई उन्होंने कच्चा छट्टा सारा आपके जिम्मे ठीक डाल दिया है। ठीक है सर। आईएमएफ ने रिपोर्ट जारी कर दी है, किस्त भी आनी थी वो भी ऑन स्टेक लग गई है। ईयू का वो जीएसपी प्लस स्टेटस है, उधर से भी कहा गया है कि इंसानी हकूक के जो आपके यहाँ पे कंसर्न्स हैं उन्हें एड्रेस किया जाए, अदरवाइज जीएसपी प्लस स्टेटस हमारा जो बड़ी मुश्किल से मिला था वो भी ऑन स्टेक लग जाएगा। आप कह रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर साहब आकर बता दें अगर अवाम पूछ रही है। तो सर मुझे तो आप गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, ये गवर्नमेंट की तो जुबान नोटिफिकेशन होती है ना, जब गवर्नमेंट बात करती है तो नोटिफिकेशन जारी करती है। व्हाट्सएप मैसेज नहीं होता, कोई वॉइस नोट नहीं होता, उनका नोटिफिकेशन होता है। तो अवाम तो ये भी कह रही है कि नोटिफिकेशन ये जो आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन है या फिर उनकी किसी और ओहदे पर तैनाती है, ये एक नोटिफिकेशन का क्योस है। फैसल वाडा साहब कहते हैं जी कोई नोटिफिकेशन शेयर नहीं है, भागो इधर से, ये कंटिन्यूशन चलेगी। तो यहाँ पर तो रवैया। एक्चुअली देखिए वो तो एक एक लीगल बात है कि जी क्या नोटिफिकेशन आना जरूरी है, या वो जो लॉ चेंज हो गया दैट इज इनफ। मैं तो उस पर जाहिर सी बात है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट कि जी, और उससे क्या होगा। तो ऐसे जो लोग डिमांड कर रहे हैं नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन निकालने में क्या आजम तारड़ साहब 2 मिनट में निकाल देंगे? तो अगर वो आपको कहेंगे कि आप मांग रहे थे ना नोटिफिकेशन, ले ले नहीं, नोटिफिकेशन हम तो आगे, तो उससे ये उससे भी क्या मांगा जा उससे रहा क्या था कि फर्क आइन ये पड़ता है? कहता भाई है वो सर। पूरा आइन उन्होंने चेंज कर दिया उठा के, वो कुछ नहीं कर एग्जैक्टली सकते। एग्जैक्ट, पहले तो ये कहा जाता था आज कि से आइन ये 4 कहता है, महीने आइन जो कहता है वो करो। उन्होंने आइन तब्दील कर दिया, उन्होंने कहा अब आइन ये कहता है हम वही करेंगे। एब्सोल्युटली भाई, जो मर्जी कहना, पर्सन स्पेसिफिक चीजें जब आप आइन में डालते हैं, पर्सन स्पेसिफिक, या अफरीदी के लिए पर्सन स्पेसिफिक कि इस टर्म में ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, बिकॉज जाहिर है उन्होंने शोर मचाया होगा कि भाई मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूं और आपने मुझे नंबर 2 कर दिया है, अमीनुद्दीन को नंबर 1 कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है? क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने ये सोचा ही नहीं था, हुकूमत ने जब ये 27वीं अमेंडमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट बना रहे थे कि भाई देयर हैज टू बी वन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो बाय, और ये इसलिए पर्सन स्पेसिफिक किया है कि ये इस टर्म में याया अफरीदी होंगे, वरना हमेशा फेडरल कोर्ट का होगा, क्योंकि उसकी रिटायरमेंट एज 68 है, सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज 65 है। वो तो हमेशा सीनियर वहां होगा ना, यहां से जाएगा 65 के बाद, तो वो तो हमेशा सीनियर होगा। सुप्रीम जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी फेडरल कोर्ट का वो होगा, एक्सेप्ट फॉर इस दौर में। इसी तरह से जो इम्यूनिटी है वो पर्सन स्पेसिफिक है ना, फील्ड मार्शल साहब की भी और प्रेसिडेंट साहब की भी पर्सन स्पेसिफिक है कि चूंकि उनकी नेचर ऑफ वर्क, खासतौर पर आसिफ जरदारी साहब की ऐसी है कि उसमें क्वेश्चन आप क्वेश्चन इतने पूछते हैं, यदि वो उन्होंने 2000 में क्या किया था और वो स्विस अकाउंट्स का क्या हो गया, सो वो बात ही खत्म करती है। ठीक है। इमरान खान साहब की सर थोड़ा सा अगर बात करें, आइसोलेट कर दिया गया है, उनकी बहनों को पानी फेंका गया, घसीटा गया, मारा गया, उनके कारकुनान के साथ जेल के बाहर बड़ा एक तल्ख रवैया रखा गया। फिर कोई खबर आई कि शायद उन्हें मच जेल ट्रांसफर किया जाए। ये क्या मामला है सर, आइसोलेट क्यों रखा जा रहा है और मच जेल क्यों ट्रांसफर? देखिए इस हुकूमत से, इस रजीम से कुछ भी मैं उसको डिस्काउंट नहीं कर सकता। दे विल गो टू एनी एक्सटेंट टू इंश्योर कि जी इमरान खान के साथ मुलाकातें भी कम हो। अब जाहिर सी बात है, इस पिंडी में एक जेल है, वहां पहुंचना आसान है सबके लिए, चाहे वो केपी के हैं या पंजाब के हैं या उनकी बहनें हैं इमरान खान की। मच जेल में अगर ट्रांसफर करेगी तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट। आई मीन हाउ मेनी टाइम्स कैन यू गो? और मच में कोई ऐसे अरेंजमेंट्स भी नहीं है कि आप जाके 1 महीने तक होटल में रहें और उस किस्म का जो भी आसानी है। तो मैं तो कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक कभी भी हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने भी इस किस्म का पॉलिटिकल प्रिजनर उनको कन्फ्रंट नहीं हुआ था। पहले कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस हो जाती थी, उस नेगोशिएशंस के नतीजे में एक टेम्परेरी एक सोल्यूशन निकल आता था कि चले जी नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया चले जाएं 10 साल के लिए, या लंदन चले जाएं 2019 में जैसे अरेंजमेंट किया गया था, या आसिफ जरदारी साहब या उससे पहले जो भी था। तो जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो थे, उन्होंने नहीं नेगोशिएट किया है, नहीं हैड टू पे द प्राइस, उनको फिर
जाहिर है जब आप नेगोशिएट नहीं करते, फिर एस्टैब्लिशमेंट की उस वक्त जो थी, दे वेंट टू द एक्सटेंट कि उनको फांसी दे दी। तो अफसोसनाक बात है, हमारी बिटर हिस्ट्री है, और अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन हो। लेकिन एक जो इस वक्त जो रजीम है जिसमें ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है और शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी भी शामिल है, वो समझते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, स्ट्रीट में कोई वायलेंस नहीं हो रहा, कोई ऐसा कोई माहौल नहीं है। इस माहौल में हम इमरान खान को छोड़ें क्यों? आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी वो बातचीत हम तो करने के लिए तैयार हैं, इमरान खान करने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो हुकूमत बिल्कुल फैसला कर ले कि आपने पॉलिटिकल रीजन से उनको अंदर बंद रखा हुआ है या उनके ऊपर जेन्युइन केसेस है। रियली जेन्युइन केसेस नहीं, क्योंकि अगर जेन्युइन केसेस होते तो फिर आप राना सनाउल्लाह या ख्वाजा आसिफ कैसे ऑफर कर सकते हैं कि जी अगर इमरान खान हाथ हल्का रखें तो सब कुछ हो सकता है। हाथ हल्का रखने का मतलब ये है कि वो चुप करके बैठ जाए या एग्जाइल में चले जाएं या जो भी है। सो आई थिंक अनफॉर्चुनेट है। ये इसका फाइनल सोल्यूशन कैसे निकलेगा मेरा नहीं ख्याल है कोई बता सकता है। 6 महीने में निकलेगा, साल में निकलेगा, क्या होगा? पॉलिटिकल ऑपोजिशन भी बहुत ही लिमिटेड है। इतने लोगों की भी जो आम लोग हैं उनके जाहिर है जब उनमें उम्मीद खत्म हो जाती है और इतना हार्शली ट्रीट किया जाता है। अब 26 नवंबर आने वाला है, पिछले साल जो हुआ था तो लोगों को मार दिया था। आज तक कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कोर्ट कोई कुछ भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां ये बताया जाए कि किसने गोली चलाई थी, किसके ऑर्डर पर चलाई थी, उनके बॉडीज को कैसे फिर छुपाने की कोशिश की गई, ये रिकॉग्नाइज भी ना किया जाए कि ये लोग शहीद हो गए। पहले जलसे जुलूस होते थे तो इवन बांग्लादेश में अभी पिछले जो हसीना वाजिद के खिलाफ हुआ था तो कम से कम ये तो पता था कि कितने बंदे मरे हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं, किस किस ब्रुटैलिटी से हुए हैं। फिर उसके बाद इंसाफ के तकाजे भी पूरे किए जा सकते हैं, बट यहाँ तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं मुझे नजर आती। ठीक है, आखिर में सर बता दें, सोहेल अफरीदी को इलेक्शन कमीशन ने ज़ाती हैसियत से तलब किया। उन्होंने कहा जी ज़ाब्ता अखलाक की आपने खिलाफ वर्जी की है, खुद पेश किसने हुआ। किया? सोहेल अफरीदी किसको? सीएम के पी के को इलेक्शन कमीशन अच्छा। ने बुलाया है, बुलावा भेजा, कह रहे हैं पेश होंगे हमारे सामने। वो पेश हो जाएंगे, उनके ऊपर कोई चार्जशीट कर देंगे, उनको वार्न कर देंगे। सारे वफाकी वजीर इलेक्शन कैंपेन में लगे हुए थे, वजीर भी और बाकी भी फेडरल मिनिस्टर्स भी और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स भी सारे लगे हुए थे। तो ये तो देखे ना इलेक्शन कमीशन अभी कितना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये राजा सिकंदर जो है 2018 के भी इलेक्शन में थे ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पीएमएलएन खुद कहता है कि जी ये 2018 के इलेक्शन जो थे वो धांधलीशुदा थे, खुद कहते हैं ना। तो एक ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो 2018 में जिसने धांधली करवाई हो और फिर 2024 में धांधली करवाई हो, उसके उससे फिर क्या हम एक्सपेक्ट करें कि वो ये बाय इलेक्शंस में भी कोई फेयरनेस लेके आएगा? मैं आपको वैसे बाय इलेक्शंस की एक छोटी सी हिस्ट्री बताऊं कि पाकिस्तान में जब फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में आर्मी ऑपरेशन हुआ मार्च सन 71 में अवामी लीग के खिलाफ, तो जाहिर है अवामी लीग के सारे एमएनए वगैरह इधर उधर हो गए थे, कोई इंडिया भाग गया, किसी को अरेस्ट कर लिया, कोई अंडरग्राउंड चला गया। तो उस वक्त की जो हुकूमत थी उन्होंने इलेक्शंस बाय इलेक्शंस करवाने का फैसला किया और फिर बाय इलेक्शंस में ऐलान कर दिया, पता नहीं को 80 बाय इलेक्शंस करवाए और कि जी एक भी नहीं जीता अवामी लीग का। तो जैसे अब ये एक भी पीटीआई का नहीं जीता। भाई आप उस वक्त उसका क्या, उस वक्त भी जो लोग जो थोड़ा सा होश रखते थे, अकल रखते थे, उनको भी पता था कि ये जाली बाय इलेक्शन है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। और इसी तरह से ये जो अब बाय इलेक्शन हुए, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मतलब ढीठ इतने हैं कि यार मैं तो, मेरे बच्चे मुझे कहते कि आप छोड़ें नहीं, आप साइड पर हो जाए। हर एक पार्टी आपको इल्जाम लगा चुकी है, आप वन ऑफ द वर्स्ट कैरेक्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जमे बैठे हैं। ठीक। पीटीआई ने सर आखिर में बता दें इलेक्शन का बायकॉट किया था, खान साहब का था, और फिर ये उमर अयूब साहब ने अपनी अहलिया को इलेक्शन लड़वा दिया। ये क्या चल रहा है? देखिए
आई थिंक पीटीआई ने बहुत बड़ी ब्लंडर किया था। एक सीट आपको क्या एक सीट से मिल जाता? व्हाट वुड यू गेट फ्रॉम वन सीट? जब आप ये कितने टोटल 13 इलेक्शन से बाय इलेक्शन नेशनल प्रोविंशियल असेंबली के, उसमें से 2 में आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और बाकियों में आप नहीं कर रहे, आपको 100% बॉयकॉट करना चाहिए। आपको फेयरनेस एक्सपेक्ट ही नहीं, फिर आपको जाके एक्सप्लेन करना पड़ता है कि नहीं जी वो धांधली होगी, ये हो गया वो क्या। उसको मतलब मेरा तो नहीं ख्याल है कि उमर अयूब शुड हैव फील्डेड हिज वाइफ और इवन एनीवन एल्स फॉर दैट मैटर इन दिस बाय इलेक्शंस। आप दुनिया के सामने शेर बन के ये कहें कि भाई हमें इस पर ट्रस्ट ही नहीं। जब तक ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब तक ये सारा इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक चेंज नहीं होगा, तो हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, हम किसी इलेक्टोरल प्रोसेस में नहीं जाएंगे। ये कि आप थोड़ी सी चुन के सीट आप ये कहेंगे अच्छा इसमें हम लड़ेंगे, भाई किस बेसिस पर आप कह रहे थे? अभी देख लिया क्या हुआ। ठीक है मोहम्मद जुबैर साहब, आपकी राय का, आपके वक्त का और आपके बहुत शानदार तजिए का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।